ओके, नोट कर लिए। अब डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ आईई इन अ पीरियड एंड ग्रुप। मींस ग्रुप वाइज आयोनेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा और पीरियड वाइज एलिमेंट्स की आयोनेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप में। इन ग्रुप, तो देखो ग्रुप में आईई का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो देखो हमें पता है कि ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पर, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में, तो क्या इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। अब अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट मीन्स स्क्रीनिंग पावर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो देखो नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और पावर भी इंक्रीज हो रही है, और साइज वो भी इंक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो ये सब तो इसके अगेंस्ट है आयोनाइजेशन के। ठीक है, अगेंस्ट मीन्स कम, ये ज्यादा तो ये कम, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्लियर है अंदर। तो इट मीन्स ऑर्डर क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप में, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस। किसी पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पर एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। क्लियर है अंदर। और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इतना नोट कर लो, और रीजन वगैरह वो सब लिख सकते हो जो अभी हमने देखा था। ठीक है, तो लेट्स सपोज अभी फिलहाल एक्सेप्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी तो नॉर्मल ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन में इंक्लूड कर लेते हैं। तो बताओ इन एलिमेंट्स की आयोनेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो ये टॉप से बॉटम लाइन से लिखे हुए हैं, तो टॉप से बॉटम आईई डिक्रीजेस, दैट मींस ये ऑर्डर होगा। मींस ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा आयोनेशन एनर्जी हाइड्रोजन की, सबसे कम सीजियम की। ठीक है, चलिए फिर अगर हम ग्रुप 2 में लगाना चाहें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल ऑर्डर है, डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। इसका ऑर्डर हम बता रहे हैं, आईई का ऑर्डर बता रहे हैं। क्लियर है यहां तक। चलिए फिर देखो बोरॉन फैमिली। तो वैसे तो अलग से स्टडी होती है बोरॉन फैमिली की, कार्बन फैमिली की, तो वहां पे अलग से डिस्कस करते ही है उसको, बट यहाँ पर भी हम जब पढ़ रहे हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेरियम। ठीक है, तो देखो एक्सपेक्टेशन क्या है, हम इस ग्रुप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईई के रिस्पेक्ट में। तो एक्सपेक्टेशन है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आईई डिक्रीजेस, आईई शुड बी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बट एक्चुअलिटी कुछ और है। तो एक्चुअलिटी में जो एक्सेप्शन आता है वो एक्सेप्शन यहां पर आता है और यहां पर आता है। ठीक है, मींस गैलियम की आयोनेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली गैलियम की आयोनेशन एनर्जी ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। और हम फिलहाल जो डिस्कस कर रहे हैं ना वेरिएशन ऑफ आईई, तो वो स्पेसिफिकली आईई 1 का डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, एल्यूमिनियम की आयोनेशन एनर्जी कम होती है, गैलियम की ज्यादा होती है। तो ये है एक्चुअल ऑर्डर। और सिमिलरली यहाँ पे इंडियम की ज्यादा होनी चाहिए जबकि इंडियम की कम होती है,
और थेलियम की ज्यादा होती है। एंड थेलियम की अगर डाटा वाइज देखोगे तो थेलियम की और भी ज्यादा होती है इन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। तो फिलहाल तो हम इन दोनों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं और इन दोनों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? चलिए तो इसको भी नोट कर लो, फिर इसके हम रीजन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। नोट करिए। अब देखो ये एक्सेप्शन क्यों पाया जाता है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो बोरॉन फैमिली में बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम आता है, फिर इंडियम, देन थेलियम। ओके, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम मींस हम इनर्ट एलिमेंट के थ्रू उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हीलियम इट इज 1s2, फिर 2s2 2p1, देन नियॉन 3s2 3p1। फिर देखो गैलियम में क्या होता है, हीलियम नियॉन आर्गन, ये हो गया आर्गन। ठीक है, फिर 3d आता है इसमें, 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी आपको साफ साफ दिखेगा। 3d10 4s2 4p1। फिर इंडियम की करोगे, हीलियम नियॉन आर्गन, फिर आर्गन के बाद क्रिप्टन, फिर 4d10 5s2 5p1 एंड थेलियम की क्या होगी फिर क्रिप्टन के बाद ज़ेनॉन Xe, और यहां पर आता है 4f14 5d10 6s2 6p1। इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इन एलिमेंट्स की। ये सब आपको बोरॉन फैमिली पढ़ोगे डिटेल में, अभी घबराने की कोई बात नहीं है, अभी सिर्फ हम एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमने डिस्कस किया कि एल्यूमिनियम की Ie क्या पाई गई, कम, और गैलियम की ज्यादा, जबकि होनी क्या चाहिए थी, एल्यूमिनियम की ज्यादा गैलियम की कम। तो ये एक्सपेक्टेड था और ये एक्चुअल पाया गया। ठीक है, IE1 की बात की जा रही है ना। ठीक है, तो गैलियम की एक्सेप्शनली IE1 ज्यादा है एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में। रीजन, तो रीजन है 3D के 10 इलेक्ट्रॉन और 3D की पुअर स्क्रीनिंग पावर। तो 3D की पुअर स्क्रीनिंग पावर होती है, उसकी स्क्रीनिंग पावर अच्छी नहीं होती, तो इस वजह से 3D में जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन इसको मीन्स ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उतनी इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं कर पाते, और इस वजह से गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और इस वजह से वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिलेटिवली ज्यादा खींच के रखता है, और इस वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो गैलियम के फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अंदर के 3D ऑर्बिटल्स की स्क्रीनिंग पावर कमजोर होती है, वीक होती है। इस वजह से गैलियम का न्यूक्लियस इस फोर्थ शेल पे ज्यादा अट्रैक्शन लगाता है, और इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात बताओ कि हम इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो आउटर मोस्ट शेल में तो एस में भी इलेक्ट्रॉन है और पी में भी इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कहां से निकालोगे, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे। तो ऑब्वियस बात है, हमने डिस्कस किया था पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का ज्यादा होता है, पी का कम होता है, मींस एस के ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज्यादा करीब होते हैं, और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होते हैं एज कंपेयर टू एस। तो इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन किसे निकालेंगे, पी से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी पी से ही निकालेंगे, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। रीजन समझ आ गया, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल्स। समझ गए। सेम रीजन इसका भी है कि थेलियम की इंडियम से ज्यादा है IE1। रीजन है
पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f एज वेल एज 5d इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तो d ऑर्बिटल का भी स्क्रीनिंग पावर, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, और f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की भी स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है। तो दोनों के दोनों ही पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट देते हैं। और ऊपर से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14 प्लस 10 इट इज 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में 24 प्रोटॉन्स की पावर इसके पास ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसका प्रोटॉन रिलेटिवली ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट है, और इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा है। समझ गए? तो समराइज करते हैं कि गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों? क्योंकि गैलियम में 3d का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। और यहाँ पर हीलियम की ज्यादा क्यों? क्योंकि हीलियम में 4f और 5d का पुअर स्क्रीनिंग पावर होता है। ठीक है, चलिए तो इसको भी नोट कर लो, रीजन आप लोग लिख सकते हो। क्लियर? ये यहां पर लिख सकते हैं, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग पावर और इफेक्ट of 3d electrons in gallium, nuclear force of attraction, या फिर Z effective means effective nuclear charge। Z effective मतलब होता है effective nuclear charge is high, and that's why ionization energy of gallium is higher as compared to aluminum। क्लियर? चलिए इसको नोट करो फटाफट। इसलिए ध्यान रखना, ये एक्सेप्शंस हर जगह नहीं लगाना है आप लोगों को, जहां जहां डिफाइंड है केवल वहीं पे लगाना है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे फंस जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। केमिस्ट्री में समझ समझ के चलना पड़ता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब उसको हम बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हमें नॉर्मल और इजी लगने लग जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखो एक एक्सेप्शन और है कार्बन फैमिली में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो एक्सपेक्टेशन क्या है? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, तो ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ IE1। ठीक है, बट यहां पे है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या है उसको देखो। एक्सेप्शन है लेड की IE ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टिन। तो ये है IE1 एक्चुअल ऑर्डर। क्लियर से देखो, चलिए। और यहां पर भी रीजन आएगा, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ F एंड D इलेक्ट्रॉन्स। तो लेड में 4f ऑर्बिटल्स भी फिलअप रहते हैं और 5d ऑर्बिटल्स भी फिलअप रहते हैं। तो 4f और 5d के जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे इसकी, तो आपको समझ में आएगा फिर। तो 4f और 5d के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से लेड की या फिर लेड का Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, इस वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ग्रुप वाइज एक्सेप्शन केवल इन दो ग्रुप में, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली। स्पेसिफिकली किसकी बात करें हम? पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें। एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, पी ब्लॉक में इन दो ग्रुप्स में एक्सेप्शन है, बाकी कहीं एक्सेप्शन नहीं है। बाकी ग्रुप्स में स्मूथली टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, चलिए देख लो इसको भी। तो ये हो गई एक्सेप्शन की बातें। अब डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ IE1 in period, मीन्स पीरियड के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की। ठीक है,
सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं। तो थ्योरी वाइज किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करने पर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, बट हमें पता है एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, मीन्स लेफ्ट से राइट मूव करने पर नंबर ऑफ शेल तो कांस्टेंट रहता है, बट एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, और साथ ही साथ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एफ एन यू। एफ एन यू जहां भी लिख रहा हूं मैं, उसका क्या मतलब है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। तो बताओ, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रही है, तो अल्टीमेटली आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखो यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखा, आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियड। किसी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करने पर IE1 मींस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज होती है, क्योंकि लेफ्ट से राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होती है और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। तो यहां मैंने जनरली लिखा है, तो जनरली क्यों लिखा है, क्योंकि एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो एक्सेप्शन से घबराना नहीं है, उनसे डील करना है हमें। ठीक है, उनसे लड़ना है और लड़ने के बाद उनको हराना है। क्लियर, चलिए इसको लिख लो, फिर इसको डिस्कस करते हैं वो एक्सेप्शंस क्या है और क्या है एक्चुअल ऑर्डर। क्लियर, चलिए देखो इसको नाम नोट कर लिए। तो थ्योरी लिखी आनी चाहिए आप लोगों को स्कूल एग्जाम के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं IE ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स क्या क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर हमारी एक्सपेक्टेशन इन एलिमेंट्स की IE के साथ क्या है। एज पर थ्योरी क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये है एक्सपेक्टेड ऑर्डर। ओके, बट एक्चुअल ऑर्डर कुछ और है। एक्चुअल ऑर्डर क्या है, वन सेकेंड एक्चुअल ले लूं। ओके, तो देखो एक्चुअल ऑर्डर है, एक्सेप्शन यहां पे होता है, ये मीन्स बोरॉन पहले, बेरिलियम बाद में। आप लोगों को याद भी हो जाएगा। देन कार्बन, फिर उसके बाद वापस एक्सेप्शन, नाइट्रोजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की कम। ये तो ऐसे देखोगे ना याद हो जाएगा, और रीजन देखने के बाद तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर उसके बाद आएगा ऑक्सीजन। और हम बात कर रहे हैं किसकी, IE1 की। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा नियॉन की। ठीक है, चलिए अब देखो रीजन। तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बोरॉन की कम है। रीजन क्या है, तो रीजन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2,
बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1। अब बताओ बेरिलियम में हम जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लास्ट शेल दैट इज सेकंड शेल से निकालेंगे, और सेकंड शेल में एक ही ऑर्बिटल फिलअप है दैट इज s। तो हम बेरिलियम में 2s2 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, और 2s2 एक सिंगल ऑर्बिटल वाला कॉन्फ़िगरेशन है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी मींस फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो इसको एक तरीके से, ठीक है। तो बेरिलियम में हमें 2s2 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, बोरॉन में कहां से निकालेंगे? देखो बोरॉन का लास्ट शेल है सेकंड शेल, तो सेकंड शेल में s में भी इलेक्ट्रॉन है और p में भी इलेक्ट्रॉन है। अभी डिस्कस किया है पेनिट्रेशन इफेक्ट, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? p से निकालेंगे, ठीक है। अब p से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू s, तो ऑब्वियस सी बात है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा, तो इसकी आयोनेशन एनर्जी कम होगी, समझ गए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा रिलेटिवली, समझ गए। चलिए तो ये सब आप लोगों को लिखना है, नोट्स बनाने हैं कि बोरॉन में हम 2p से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली ज्यादा आसान होता है, और बेरिलियम में हम 2s2 से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और 2s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है क्योंकि 2s2 एक फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है, तो फिर मान सकते हैं उसको, क्लियर। और हमने डिस्कस किया है कि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्लियर। चलिए अब देखो हम अगर IE2 की बात करें, यही पे सीख लेते हैं इसको भी, IE2 की बात करें तो IE2 ऑफ बेरिलियम एंड IE2 ऑफ बोरॉन, दोनों को कंपेयर करोगे किसकी ज्यादा किसकी कम? सोचो। तो देखो हम एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है IE2। तो हमने एक बार इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया, तो एक बार इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बना है? कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, 1s2 2s1, तो ये हो गई बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन। फिर देखो बोरॉन के साथ क्या हुआ, बोरॉन का क्या हुआ? तो बोरॉन से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा ही नहीं, इसमें 2p में इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो किसमें बचा? 2s में बचा, और 2s क्या है? 2s2 है, यहाँ पर 1s2 2s2, तो यहाँ पर s2 कॉन्फ़िगरेशन है जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, और यहाँ पर s1 कॉन्फ़िगरेशन जहां से बाहर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो यहाँ पे ज्यादा आसान होगा इलेक्ट्रॉन निकालना कि यहाँ पे ज्यादा आसान होगा? तो देखो यहाँ पर अभी तो सेम टाइप का शेल, सेम टाइप का सब शेल, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर 2s1 है और यहाँ पर 2s2 है, तो ये फुलफिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, और फुलफिल्ड रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये ज्यादा स्टेबल कि कम स्टेबल? तो ज्यादा स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट, क्योंकि स्टेबल अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा, ऐसा मतलब समझो उसको, ठीक है। इस स्टेबल को क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जो पहले से स्टेबल है, पहले से खुश है, उसको क्यों डिस्टर्ब करोगे? वो क्यों डिस्टर्ब होना चाहेगा? अगर होगा तो डिफिकल्टी से डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट है, किस वजह से? क्योंकि ये स्टेबल है, इस वजह से IE2 ऑफ बोरॉन इज ग्रेटर देन द IE2 ऑफ बेरिलियम। समझ गए? चलिए तो इसको नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे इस एक्सेप्शन को, ठीक है। फटाफट नोट करो। चलिए फटाफट करते हैं इसको। एक्सेप्शन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो एक्चुअलिटी क्या है? नाइट्रोजन की IE दैट इज IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन द IE1 ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑक्सीजन आगे आ रहा है, बट फिर भी नाइट्रोजन की प्रैक्टिकली ज्यादा पाई गई है आयोनेशन एनर्जी। रीजन, तो रीजन यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम फिर से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ज्यादा रोल है इसमें, ठीक है। चलिए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 आउटर मोस्ट की बात करते हैं। चलो हम फिलहाल आउटर मोस्ट, क्योंकि आउटर मोस्ट से ही मतलब रखते हैं हमें, 2s2 2p3,
यहां पर 2s2 2p4, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 2p से निकलेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 2p से निकलेगा। कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स रिप्रेजेंटेशन 2p3 2p4 1 2 3 4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, और स्टेबल को डिस्टर्ब करना डिफिकल्ट। इट मीन्स यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट, तो आयनेशन एनर्जी ज्यादा। सिंपल सा रीजन है, समझ गए? और ये रीजन ध्यान रखना, सिर्फ जहां पे डिफाइंड है, जहां पे एक्सेप्शन है, सिर्फ वहीं पे अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि हर जगह अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है? तो समझ गया सभी को कि IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ ऑक्सीजन। वाई? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों की स्कूल एग्जाम में, तो आप लोग रीजन दोगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2p3 एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन की, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, इस वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। ठीक है? और इस वजह से इसकी आयनिक एनर्जी ज्यादा होती है। समझ गए? चलिए नोट कर लो इसको, फटाफट नोट करो। ओके, तो देखो अभी हमने डिस्कस किया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जिनकी IE1 के बीच में क्या रिलेशन है, तो IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन IE1 ऑफ ऑक्सीजन। ओके, बट अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की IEs को कंपेयर करें, इट मीन्स IE1 ऑफ ऑक्सीजन एंड IE1 ऑफ फ्लोरीन, तो हमें नॉर्मल ऑर्डर मिलेगा, मीन्स फ्लोरीन की आयनेशन एनर्जी ज्यादा, ऑक्सीजन की आयनेशन एनर्जी कम। ठीक है? बट देखो अगर हम IE2 ऑफ ऑक्सीजन और IE2 ऑफ फ्लोरीन को कंपेयर करें तो हमें क्या आंसर मिलेगा उसको देखो। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें ऑक्सीजन से, तब हम सेकेंड टाइम जो एनर्जी देंगे वो कहलाएगी IE2 ऑफ ऑक्सीजन, एंड सिमिलरली फॉर फ्लोरीन। ठीक है? तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2s2 2p4, और फ्लोरीन की 2s2 2p5। तो हमने IE1 के लिए 2p4 के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, और फ्लोरीन के केस में IE1 के लिए 2p5 के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। ठीक है? फिर IE2 के लिए हम कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? तो देखो, तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो क्या बचेगा? कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन। फिर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन? 2s2 2p4। तो ये हो गई O प्लस की कॉन्फ़िगरेशन, और ये F प्लस की कॉन्फ़िगरेशन। मींस एक ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पे फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। अब हमें IE2 को कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना होगा ऑक्सीजन के केस में, और फ्लोरीन के केस में यहां से निकालना होगा। तो बताओ 2p3 में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा कि 2p4 में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा? तो ऑब्वियस सी बात है 2p3 से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इस केस में सेकेंड आयनेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन विल बी ग्रेटर देन द सेकेंड आयनेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। क्लियर है यहां तक? क्यों? क्योंकि O प्लस में कॉन्फ़िगरेशन है 2s2p3, और 2p3 से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट है। इस वजह से IE2 ऑक्सीजन की ज्यादा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो ये हमने स्पेसिफिकली ऑक्सीजन और फ्लोरीन की IE2 कंपेयर की है।
समझ गए? चलिए इनको भी नोट कर लो, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। लेट्स सपोज आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2, ठीक है। तो हमने जब इस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन इनिशियली कहां से निकालेंगे? 2p2 से निकालेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन 2p2 से निकलेगा तो माइनस इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी वो क्या कहलाएगी? IE1, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 2s2 2p1, यहां तक है। फिर देखो अगर हमें फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हम अभी भी कहां से निकालेंगे? 2p से निकालेंगे। तो 2p1 से इलेक्ट्रॉन अब निकलेगा नेक्स्ट टाइम, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या करेगी? IE2, क्लियर है? तो देखो IE2 की वैल्यू IE1 से ज्यादा होगी, ये हमें पता है, ठीक है। फिर देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाल लिया हमने तो फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गई? 2s2 बची, ठीक है। ढंग से देखने के बाद कि हमारे पास इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2s2 2p2, इसमें जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला 2p2 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड वो IE1 कहला रही है। और ऐसा करने पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची वो ये बची 2s2 2p1। फिर जब हम सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कहां से निकालेंगे? 2p से निकालेंगे। तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो IE2। फिर हमें पता है कि सेकंड आयरेशन एनर्जी फर्स्ट आयरेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, तो हमने ये रिलेशन निकाला, जैसे IE1 इज लेसर देन IE2 और IE2 इज ग्रेटर देन IE1, ठीक है। अब देखो अब जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे नेक्स्ट टाइम, मींस थर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो हम कहां से निकालेंगे? तो साफ साफ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन बच रहा है 2s2 से, और 2s2 एक फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से अगली बार जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज IE3, जिससे वो बनेगा 2s1, वो काफी ज्यादा होगी IE2 के कंपैरिजन में, ठीक है। मींस IE3 इज वेरी वेरी हाई देन IE3, sorry, third ionization energy in this case will be very high than the second ionization energy. समझ गए? पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, तो इस थर्ड टाइम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं वो हमने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकाला है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा लगी। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, तो ये आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। फिर देखो एक और कॉन्सेप्ट, लेट्स सपोज कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6 3s 2 3p1, ओके। लेट्स सपोज ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये है लास्ट शेल और ये है उसका इनर शेल, मींस ये nth शेल है तो ये n-1 शेल है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखो जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सबसे पहले कहां से निकालेंगे? 3p1 से निकालेंगे, तो उसके लिए क्या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? IE1, ठीक। 3p1 से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्या बचा? 3s2 कैसा कॉन्फ़िगरेशन? रिलेटिवली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन 3s2 उसी शेल का है, ठीक है। तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज ग्रेटर देन IE2 विल बी वेरी ग्रेटर देन IE1, ओके। फिर अगली बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अच्छा, एक बार हमने इलेक्ट्रॉन 3p1 से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसके लिए IE1 था, ये खत्म हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया 3s1 से, उसके IE2 था जो कि काफी ज्यादा था IE1 से, ठीक। और फिर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3s1 से, तो उस केस में एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी,
IE3 थोड़ी ज्यादा होगी, समझ रहे कॉन्सेप्ट को। तो इससे भी निकल गया इलेक्ट्रॉन, अब ये खत्म हो गया। अब देखो हम कहां पहुंच चुके हैं, अंदर वाले शेल में पहुंच चुके हैं, और अंदर वाले शेल में भी अब हमें इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो 2p6 मींस फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, 2p6 फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है ये, और ये हाईली स्टेबल है, और ऊपर से इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन भी है, इनर्ट एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है। तो अल्टीमेटली इससे इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत 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 ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स जो IE4 होगी वो काफी ज्यादा होगी, बहुत बहुत ज्यादा होगी, समझ गए। तो ये है कॉन्सेप्ट सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जीज का एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। क्लियर है सभी को? चलिए इसको भी नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये सब क्वेश्चंस में काम आता है, इसलिए ध्यान से सुनना इसको। अब देखो, अगर हम किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, और हमने जो एनर्जी दी वो हीट के फॉर्म में दी, एनर्जी हमने हीट के फॉर्म में दी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो कोई भी एनर्जी हो, वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो अगर वो हीट के फॉर्म में दी जा रही है तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी, और उसका सिंबल होता है डेल्टा IH। क्लियर है यहां तक? तो अगर हमें क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी का पूछ रहा हो या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पूछ रहा हो, तो हमें सिमिलर कॉन्सेप्ट से बनाना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए फिर देखो, अगर हम किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी से बाहर निकालें, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू बाहर निकालें, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें। क्लियर? तो उस केस में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो, उसका नाम क्या होगा? तो वो होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और इसको किसमें मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है, ठीक है। और इसको तो सिंपली किलो जूल, जूल, कैलोरी वगैरह में मेजर करते हैं, ठीक है। तो एक और नाम हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी का, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो चाहे क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी का हो या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का हो या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल का हो, तीनों को सिमिलर कॉन्सेप्ट से बनाना है, ठीक है, क्योंकि तीनों का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम होता है, बस एनर्जी का डिफरेंस है कि किस फॉर्म में एनर्जी दी जा रही है। क्लियर? चलिए, तो इस बात का खासकर ध्यान रखना। ओके, अब देखो फिर से नया कॉन्सेप्ट। लेट्स सपोज हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है A, ठीक है। उसमें से हमने उसका आउटर मोस्ट शेल का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है आयोनाइजेशन एनर्जी IE1। क्लियर? जिससे बनेगा A+ आयन, ठीक है। फिर जब हम इस A+ आयन से वापस से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो फिर से हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, फिर से एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी? IE2 कहलाएगी, और जिससे क्या बनेगा? A2+ बनेगा। समझ गए? फिर देखो कॉन्सेप्ट है, इफ difference between the two successive IE, that is IE2 and IE1, that means IE2 minus IE1,
वो अप्रॉक्स 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई। ये बस डाटा बता रहा हूं आप लोगों को, ये वैसे कहीं दिया नहीं है बट फिर हमें याद रखना है कि अगर फर्स्ट टू आयोनेशन एनर्जी का डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ या फिर उससे कम, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर उससे कम, इट मींस दोनों आयोनेशन एनर्जी के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो इट मींस A+ से A2+ में कन्वर्जन या फिर A+ को A2+ में कन्वर्ट करना आसान है। क्लियर? तो इससे हम ये लॉजिक लगाएंगे कि A2+ का बनना आसान है, इट मींस A का 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हमने थोड़ा बहुत तो क्लास 10 में पढ़ा होगा, तो A की +2 स्टेट या फिर A2+ स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, और A2+ क्या है? A की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो इस केस में A2+ विल बी स्टेबल। क्लियर? ये हुआ एक पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इफ difference between first and second ionization energy means two successive ionization energy is higher than 16 electron volt। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि IT2 की वैल्यू IT1 से काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में A2+ बनना मुश्किल होगा, तो इट मींस A+ स्टेबल होगा। ठीक है, तो A+ विल बी स्टेबल। ओके, एक सेकंड नोट करो। नोट कर लिए? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी रियली क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये था कॉन्सेप्ट आयोनेशन एनर्जी का, जिसको आयोनेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं और आयोनेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंथैल्पी क्या है ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, जब कौन सा चैप्टर होगा, 5th या 6th चैप्टर होगा थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें हम पढ़ेंगे एंथैल्पी के बारे में। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और फिर नई प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो आज के लिए बस इतना।